अब इसके बाद हम दो चीज़ों को यहाँ पे कंबाइन कर रहे जा रहे हैं जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आपने कभी ओबियसली आपने इसका नाम सुना होगा, नेचुरल सिलेक्शन। एक थ्योरी थी हमारे सर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अब बात देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एंड ट्यूमर प्रोग्रेशन, मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन का होना और ट्यूमर का बढ़ना, इन दोनों में क्या रिलेशन है। आप बिलीव नहीं करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ट्यूमर प्रोग्रेशन में बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था, राइट। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको मैं यूज़ करूंगा, एक डायग्राम का यूज़ करूंगा मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो आई होप कि आप इसको देख पा रहे होंगे। आइए इसको मूव करते हैं थोड़ा सा और इसको इंडार्क कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल सिनेरियो है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, देखिए ये सारी आपके पास जो है नॉर्मल सेल्स हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। तो ये सारी आपके पास नॉर्मल सेल हैं, एक सेल के अंदर म्यूटेशन आ चुकी है, तो ये आपकी एबनॉर्मल सेल है। अब ये एबनॉर्मल सेल जो है वो म्यूटेशन करती रहेगी, तो ये यहाँ पे अपना नंबर जो है बढ़ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एबनॉर्मल सेल के यहाँ पे फिर और भी म्यूटेशन इकट्ठे होंगे। फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन यहाँ पे इस सेल के अंदर पहले एक म्यूटेशन थी, अब दो म्यूटेशन आ गई। इसको आइए समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले बात, जैसे जैसे आपकी जो कैंसर है, जो ट्यूमर बढ़ता है, हमें ये तो पता है कि कैंसर जो है इसका ओरिजिन फ्रॉम होता है आपके सिंगल एबनॉर्मल सेल से। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ एक सिंगल एबनॉर्मल सेल है जिसके अंदर कुछ तरह के सोमेटिक म्यूटेशंस आ चुकी हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये डिवाइड करती है, सेल डिवाइड्स अगेन एंड अगेन, तो इस प्रोसेस के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा नए नए जो आपके पास म्यूटेशंस हैं वो यहाँ पे इनहेरिट होते जाते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली जब भी सेल डिवाइड करती है या मतलब आगे बढ़ती है तो आपकी न्यू म्यूटेशन जो है वो ऐड कर दी जाती है। इसी की वजह से अब आप कहेंगे सर इन म्यूटेशंस का फ़ायदा क्या है। देखिए जो न्यू म्यूटेशंस हैं वो क्या करती हैं, वो कैंसरस सेल्स के लिए एडवांटेज होती हैं। ओके, सो ये जो है आपके लिए जो आपकी कैंसर सेल्स हैं उनके लिए एडवांटेजियस हैं। और जैसे जैसे नई नई म्यूटेशन आती जाएंगी, जैसे जैसे म्यूटेशंस आती जाएंगी, एडवांटेजेस बढ़ती जाएंगी। तो आप देख रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जिस कैंसर सेल के अंदर जितनी ज़्यादा म्यूटेशन होंगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी सर्वाइव कर पाएगी। हर स्टेज पे जो आपकी यू कैन से ट्यूमर सेल्स हैं उनके पास म्यूटेशन आती जाती है जिसकी वजह से उनके पास एडवांटेज, या फिर मैं बेसिकली कहूँ तो सेलेक्टिव एडवांटेज, मतलब कि जो एडवांटेज दूसरी सेल्स के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, इन सारी सेल्स के पास पहले सेम म्यूटेशन थी, लेकिन अब ये जो सेल है, ये जो बीच वाली सेल है, इसके पास दो म्यूटेशन है, तो ऑब्वियसली इसके पास सेलेक्टिव एडवांटेज है। इसका मतलब ये बाकियों से ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने बाकी सेल से ज़्यादा ग्रो किया। अब उसके बाद दोबारा सेल डिवाइड कर रहा है, कोई न्यू म्यूटेशन आ गई। अब ये जो सेल है जो रेड कलर में आपको दिख रही है, इसके पास 3 म्यूटेशन है। जितनी ज़्यादा म्यूटेशन उतनी ज़्यादा एडवांटेज, उतना अच्छा सर्वाइवल। तो अब ये बाकियों से ज़्यादा ग्रोथ ये रेड वाली करेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं और ज़्यादा यहाँ पे डिवीजन हो रहा है रेड सेल्स का। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ उतनी ज़्यादा म्यूटेशंस उतनी ज़्यादा एडवांटेज। अब आप कहेंगे सर एडवांटेजेस से फ़ायदा क्या है। देखिए हम कैंसर के बारे में जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि बड़ी आसान सी जिंदगी है, सेल डिवाइड कर रही है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कैंसर सेल्स जो है हार्श इन्वायरमेंट में रहती है। हालांकि कोई सिंपैथी वाली बात नहीं है, बट जो कैंसर सेल्स हैं वो आपकी रहती हैं हमेशा हार्श इन्वायरमेंट में। अब आप कहेंगे सर इसमें हार्श क्या है। भाई देखिए हार्श तो है ही, क्योंकि सबसे पहली बात नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। मैंने आपको बताया था जब कैंसर यूजुअली एक ट्यूमर को आप डिस्कवर करते हैं तो उसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल होते हैं। तो मतलब आप इमेजिन करिए एक छोटी सी जगह जिसके अंदर अ बिलियन सेल्स हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा सेल्स हैं जिसकी वजह से अब होगा क्या, इतने ज़्यादा सेल्स हैं तो एनर्जी शॉर्टेज होगी आपकी, मतलब जो एनर्जी है वो सारी सेल्स को अच्छे से नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, लो ऑक्सीजन लेवल्स रहेंगे आपके, जिसकी वजह से यू कैन से जो सेल है वो ना तो ओबियसली, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात तो पॉपुलेशन इतनी है, एनर्जी नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल स्लो है, तो इस कंडीशन में आने की दिक्कत से सेल को, कैंसर सेल्स को भी सर्वाइव करना पड़ता है ना।
तो ये जो कंडीशंस हैं ये कैंसर सेल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो बेसिकली आपके सेल के अंदर जितनी ज़्यादा म्यूटेशन है उतनी अच्छी आपके पास एडवांटेज है, मतलब उतना ज़्यादा आप इन तीनों चीज़ों को काउंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा म्यूटेशन जो है वो आती जाएंगी और एज ए रिजल्ट आपकी सेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं गाइस, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स, मतलब कि क्या है कैंसर सेल्स के अंदर ऐसा जो उन्हें बाकी सेल से आपकी अलग बनाता है। जो पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी दे आर जेनेटिकली अनस्टेबल। सो बेसिकली अब हम समझते हैं कि जब मैं कहता हूं कि जेनेटिकली अनस्टेबल, इस चीज से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए सिंपल सी बात है, जेनेटिक स्टेबिलिटी, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी जो है ये आपको हर कैंसर सेल में देखने को मिलेगी। ठीक है, आप यू कैन से इट इज अ हॉलमार्क ऑफ कैंसर सेल्स। हर कैंसर सेल के अंदर आपको जेनेटिक जो इंस्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेंगी। इसका कारण क्या है, देखिए ये इसका कारण बड़ा ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि बार बार सेल जब डिवाइड करती है तो उसके अंदर बार बार म्यूटेशन जो है वो इकट्ठी होती है, तो इसका कारण भी यही है, accumulation of a number of genetic mutations, accumulation of a number of genetic mutations। तो जितनी ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशन होंगी उतनी ज़्यादा जेनेटिक अनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब पॉइंट ये करता है कि कौन सी कैंसर है, कौन सा यू कैन से पेशेंट की उम्र कितनी है, तो उन बेसिस पे आप ये भी बता सकते हैं कि सेल कितनी ज़्यादा अनस्टेबल होगी। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा म्यूटेशन है आपके सेल के अंदर, म्यूटेशन का नंबर बढ़ेगा तो उतनी ही जेनेटिक इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, एक दोनों से जो है काफ़ी रेट है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सेल का फॉर एग्जांपल एक कैंसर सेल के अंदर आप नॉर्मल में यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ है हमारे पास क्रोमोसोम्स नॉर्मल सेल के, दूसरी तरफ है हमारे पास क्रोमोसोम्स एक कैंसर सेल की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कैंसर सेल्स के अंदर कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कितने ज़्यादा ट्रांसलोकेशंस हो रखे हैं, क्रोमोसोम डिस्ट्रप्शंस हैं, डिलीशन हैं, बहुत से क्रोमोसोम डुप्लीकेट किए गए हैं। तो इसकी वजह से जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे साफ पता लग रहा है कि जो आपके कैंसर सेल्स हैं वो जेनेटिकली अनस्टेबल है, इंस्टेबिलिटी है। अब ये देखिए ऑब्वियस सी बात है, अब आप कहेंगे कि सर क्यों है जेनेटिक इंस्टेबिलिटी आपकी कैंसर सेल्स के अंदर क्यों है। तो देखिए इसका बड़ा ही सिंपल सा रीजन क्या है कि जो स्टार्टिंग में जो म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस आपकी इफेक्ट करती हैं किसको, जो डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म्स, जो आपको अगर जो आपके डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं उनको वो इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे। यूजुअली डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का काम होता है जो आपकी करेक्शंस करना। अब करेक्शंस नहीं होंगी तो इसकी वजह से ऑब्वियसली आपके पास और म्यूटेशंस आएंगे, जिसकी वजह से यू कैन से और भी ज़्यादा म्यूटेशन आएंगे, और ये साइकिल जो है कंटिन्यू रहेगी। जो और म्यूटेशन आएंगे वो डीएनए रिपेयर सिस्टम को काम नहीं करने देंगी, तो रिपेयर सिस्टम नहीं चलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके सेल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि नॉर्मली एक सेल के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ओके, अगली चीज़ जो है, अगली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं कैंसर सेल्स की, वो है दैट इज गोइंग टू बी द अल्टर्ड कंट्रोल ऑफ ग्रोथ। देखिए सिंपल सी बात है, जो सेकंड चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द अल्टर्ड कंट्रोल ऑफ ग्रोथ। ओके, इस टॉपिक में सिंपल सी बात यह है कि देखिए जैसे जैसे हमें पता है कि कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट के लिए आपको सेलेक्टिव एडवांटेजेस की जरूरत होती है, क्योंकि सेलेक्टिव एडवांटेजेस जितनी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास सेल्स जो है वो अलग होंगे। अब जो आपकी यू कैन से म्यूटेंट सेल्स हैं या फिर जो कैंसर सेल्स हैं, आप इनको म्यूटेंट सेल्स भी बोल सकते हैं, कैंसर सेल्स, ट्रांसफॉर्म सेल्स, सारी एक ही चीज़ है। इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स, इनके अंदर जो म्यूटेंट सेल्स हैं इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि नॉर्मल सेल्स के अंदर नहीं होते, जिसकी वजह से आप इनकी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देखिए इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड फिनोटाइप। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड फिनोटाइप।
मतलब कि कुछ ऐसे फिनोटाइप्स जो कि आपको नॉर्मल सोमेटिक सेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए अब सबसे इन फीचर्स के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फीचर्स हैं आपके अल्टर्ड जो कि रीजन है कि आप ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते एक कैंसर सेल की, उनमें से कुछ रीजन जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला रीजन जो है वो है शेप एंड मोटिलिटी। जो आपकी शेप है और जो मोटिलिटी है, ये दोनों चीजें नॉर्मली कैंसर सेल्स की डिफर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि कैंसर सेल्स हमेशा राउंड फॉर्म में मिलते हैं, इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। यूजुअली सेल की शेप को मेंटेन करने का काम जो है आपके साइटोस्केलेटन का होता है। साइटोस्केलेटन जिसके अंदर बेसिकली आपके माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। लेकिन क्योंकि कैंसर सेल, ये हमारी जो कैंसर सेल है ये हमेशा राउंड इसलिए मिलेगी क्योंकि ये बार बार डिवाइड करती रहती है, और जब डिवाइड करते हैं आप तो डिवाइड करते टाइम आपको जरूरत पड़ती है स्पिंडल फाइबर्स की, और स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जिनको मैं एमटी लिखना चाहूंगा यहाँ। तो साइटोस्केलेटन भी बना है माइक्रोट्यूब्यूल से और स्पिंडल भी। तो बेसिकली नॉर्मली एक जो नॉर्मल सेल है, लगा लीजिए यहाँ पे मैं एक क्यूबॉइडल सेल का एग्जांपल लेता हूँ। कुछ इस तरीके की हमारी जो सेल होती हैं इनको बोलते हैं हम क्यूबॉइडल सेल्स। यूजुअली इसकी जो ये शेप है इसका कारण ये माइक्रोट्यूब्यूल है। अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल हटा देता हूँ, अगर मैं इनको हटा दूँ तो इसकी शेप भी राउंड हो जाएगी या स्फेरिकल हो जाएगी। तो सिमिलरली दैट्स वाई, क्योंकि कैंसर सेल्स हमेशा जो है डिवीजन करती रहती हैं, तो उनका जो शेप है वो हमेशा से ही यू कैन से राउंड रहता है। तो बेसिकली आपके पास जो शेप है वो अल्टर्ड है। दूसरी चीज, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रोथ फैक्टर्स पे इनकी डिफरेंस इन ग्रोथ फैक्टर, ये मैंने आपको बताया था कि जो कैंसर सेल्स हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो अपने ग्रोथ फैक्टर्स खुद ही बना सकती हैं। इस प्रोसेस को हमने ऑटोक्राइन सिग्नलिंग भी कहा था। उसके बाद अगली जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि आपको नॉर्मली हर सोमेटिक सेल में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि नाम बता रहा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो मान लीजिए कि नॉर्मल सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रही हैं। हम यहाँ पे एक पेट्री डिश लेते हैं, फॉर एग्जांपल लगा लीजिए लेट्स मेक अ पेट्री डिश। ये कुछ ज़्यादा बड़ी होगी, थोड़ा छोटा या थोड़ी छोटी करते हैं। तो ये हमारे पास एक पेट्री डिश है जिसके अंदर मैंने कोई कल्चर मीडिया ले रखा है। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं सेल्स को ग्रो करा रहा हूँ। तो सेल्स जो है बेसिकली मान लीजिए ये सेल है, ये ग्रो कर रही है, तो ये ग्रो करते करते इनका नंबर बढ़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन इनकी ग्रोथ तभी रुक जाएगी जैसे ही ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे। जैसे ही ये एक दूसरे को टच करेंगी ना, इनकी डिवीजन रुक जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब जैसे ही आप कॉन्टैक्ट में आए आपका इनहिबिशन हो जाएगा। बेसिकली मतलब कि ये सारे के ऊपर आपकी सेल्स जो हैं वो बंद तो जाएंगी, लेकिन ड्यू टू कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो एक टाइम पे आने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ज़्यादा भीड़ भाड़ इन्हें पसंद नहीं है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक काफ़ी सिंपल सी चीज़ है जो कि हर सेल में लगभग देखने को मिलती है। हर सोमेटिक सेल के अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए इसी सिनेरियो में मैंने थोड़ी सी कैंसर सेल्स ले लिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैंसर सेल ले लिया, तो यूजुअली कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इनके अंदर तो होता नहीं है, तो ये बेसिकली ग्रो करती रहती है। ये इतनी ग्रोथ कर जाएंगी, लगा लीजिए मैं यहाँ पे अलग अलग दो कंडीशन ले रहा हूँ, तो इनके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक लंप ऑफ सेल्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन, ये डिफरेंस है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का होना और नहीं होना। ओके, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस बिहेवियर। यूजुअली नॉर्मल सेल्स, ये जो आपकी यहाँ पे हमने नॉर्मल सेल्स ली थी, ये एक दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल ईच अदर्स बिहेवियर। ये एक दूसरे से सिग्नलिंग भी करती हैं जिससे ये जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें। लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं इनके अंदर, जो हमारी कैंसर सेल्स हैं, ये जो हैं इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ग्रो करती रहेंगी, दे विल ग्रो एंड दे विल पाइल अप, मतलब कि उनकी एक इनका ढेर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है आपके नॉर्मल सेल्स के अंदर और आपकी कैंसर सेल्स के अंदर। तो कैंसर सेल्स के अंदर आपको ऐसा सिनेरियो नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद बेसिकली यही है। तो ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंसेस हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो कैंसर सेल्स में आपको देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल सेल्स में बिल्कुल भी नहीं होती, उसको बोलते हैं अल्टर्ड शुगर मेटाबॉलिज्म।
मतलब कि ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म में भी काफ़ी चेंजेस है। तो जो आपका अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म है, इसके अंदर देखिए हम क्या स्टडी करेंगे। नॉर्मल टिश्यू की बात करते हैं हम, दो सिनेरियोज यहाँ पे लेके चलेंगे। एक सिनेरियो के अंदर हम एक नॉर्मल टिश्यू की बात करते हैं, और दूसरे, या टिश्यू या सेल आप कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरे सेल के अंदर मैं एक ट्यूमर की बात कर रहा हूँ। देखिए अब कंडीशन क्या होती है, दोनों के अंदर दोनों को ग्लूकोज दिया जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि हैं तो बॉडी के अंदर ही, तो बॉडी में ग्लूकोज तो लेंगे ही, तो दोनों के पास है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से हमें पता है कि नॉर्मल सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाते हैं। ओके, सो ये आपका एक नॉर्मल सेल है। पायरुवेट के बाद अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और हम करते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, जो है कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करेंगे यूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ये सारी रेस्पिरेशन के ही स्टेप्स हैं। ओके, ये सारे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑल दैट, ये सब आपके इसी प्रोसेस के पार्ट हैं। तो ये है नॉर्मल कंडीशन। हालांकि लगा लीजिए कि आप कुछ एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो उस केस में हम जो है एक एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करके हम पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लैक्टेट। लेकिन ये सिनेरियो बहुत ही कम कंडीशन के लिए रिजर्व किया जाता है, लैक्टेट की वजह से ही आपकी बॉडी में क्रैम्प आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के फायदे काफ़ी हैं। इसके अंदर बहुत सारी आपको एनर्जी मिलती है, इसके साथ आप CO2 प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये था एक नॉर्मल सेल में कंडीशन का, नॉर्मल सेल। लेकिन अब बात करते हैं ग्लूकोज की। सो पहला स्टेप तो आपका बड़ा ही सिंपल है, जो आपकी कैंसर सेल्स हैं ये भी ग्लाइकोलाइसिस करेंगी, मतलब कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुवेट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यहां से दिक्कत आती है। अब बात करते हैं पायरुवेट की। सबसे पहली बात तो जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट आपका 85% पायरुवेट, इसका हम यूज करके लैक्टेट बनाएंगे, जो कि नॉर्मल सेल्स जो काम सिर्फ कुछ सिनेरियोज के लिए बचा के रखती हैं, ये ट्यूमर सेल्स हमेशा 85% ऑफ द टाइम यही चीज करती हैं। 5% पायरुवेट को ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का यूज किया जाता है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जैसे कि उस सेल ने किया था, नॉर्मल सेल ने। अब इस सिनेरियो के अंदर एनर्जी ज्यादा बनती है, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी बनती है वो बनती है कम। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा क्यों है कि जो सेल है वो इस चीज को प्रोसेस कर रही है? इसका देखिए बेसिकली ऑब्वियसली एनर्जी तो यहाँ से भी मिल रही है, हालांकि एनर्जी जो है यहाँ से कम मिल रही है, लेकिन बाकी का क्या ये करेगी? तो बाकी का काम ये इस चीज में कर रही है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि कैंसर सेल्स जो है वो फटाफट क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो उनको फटाफट नई नई सेल्स बनानी है। तो इसलिए वो बहुत सारे, इनफैक्ट ग्लूकोज में से जो ग्लूकोज आता है उसका 10% ग्लूकोज तो ये ऑलरेडी बिल्डिंग ब्लॉक्स में यूज करते हैं, मतलब कि नई चीजें बनाने में, क्योंकि हमारी बॉडी बेसिकली कार्बन जो है वो मेन चीज है, कार्बन का सोर्स हमारे पास ग्लूकोज है। तो बेसिकली जितना ग्लूकोज मिलता है उसमें से 10% तो पहले ही, बाकी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में हम बहुत कम इफेक्ट कम ग्लूकोज को यूज करते हैं। ओके, हालांकि एक इसके पीछे एक रीजन और मैं दूंगा कि देखिए कैंसर सेल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ में रहती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनके पास यूजुअली ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी मतलब इस प्रोसेस के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, इस प्रोसेस के लिए आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वाई जो आपकी सेल्स हैं वो यहाँ पे यूज की जाती हैं। अब इसके बाद इस प्रोसेस को एक्चुअली बोलते हैं द वारबर्ग इफेक्ट। यहाँ पे एक हमारे पास एक नई टर्म आई है इसको हम क्या बोलेंगे, द वारबर्ग इफेक्ट। देखिए वारबर्ग इफेक्ट क्या कहता है? वारबर्ग इफेक्ट ये कहता है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में भी देखा, वो यूज करती हैं ग्लूकोज का किस चीज में, लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड को बनाने में। ओके, अगर आप, हालांकि अगर ऑक्सीजन ज्यादा भी हो ना तो भी ये लैक्टेट ही बनाएंगी, ये आपके नॉर्मल ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन को बहुत कम फॉलो करती हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो
जो आपके पास जो ट्यूमर सेल्स हैं वो क्या करती हैं, ट्यूमर सेल्स जो है बहुत सारे कार्बन को, क्योंकि ग्लूकोज से जब आप लैक्टेट बनाते हैं तो यहाँ से बहुत सारा आप कार्बन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हम उसको CO2 बना के, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन को दोबारा इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स, एज आई टोल्ड यू, दे आर हाईली सेल्फिश, तो वो इन दोनों को कार्बन सोर्स की तरह यूज करती है। सो कार्बन सोर्स की तरह यूज करके और इन कार्बन का यूज करके नई नई सेल्स बनाती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्योंकि इमेजिन कीजिए ना, ये सेल बहुत बार डिवाइड करती हैं, मतलब नई सेल्स हर रोज बन रही है, हर सेकंड बन रही है। तो नई सेल्स को आप बनाएंगे कैसे? सेल्स बनाने के लिए आपको कार्बन तो चाहिए ना। तो अगर आप कार्बन को CO2 की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे तो फिर वो तो नुकसान है। तो एनर्जी भले ही कम मिले, हमें डिवीजन करते रहना है, नई सेल्स बनाते रहना है। तो इसलिए मतलब मकसद नहीं भूलना है। तो कैंसर सेल्स मकसद नहीं भूल रही हैं और वो बेसिकली यहाँ पे कार्बन सोर्स का यूज करके क्या बना रही है, नए नए सेल्स बार बार डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब अगली चीज, जो अगला फीचर है हमारे पास, वो क्या है? अगला फीचर जो हमारे पास कैंसर सेल्स में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द कैंसर सेल्स हैव एबिलिटी टू, दे हैव एबिलिटी टू सर्वाइव स्ट्रेस एंड DNA डैमेज। ये फीचर आपको नॉर्मल सेल्स के अंदर कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। यूजुअली मान लीजिए कि आपकी सेल में ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में ब्रेक आ जाता है, मतलब ये क्रोमोसोम जो है दो टुकड़ों में टूट जाता है। इस कंडीशन के अंदर सेल जो है इस DNA डैमेज को अगर रिपेयर नहीं कर पा रही है तो सेल प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर जाके, ये नॉर्मल सेल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सेल के अंदर अगर ये कंडीशन आती है और आप इसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर जो आपकी सेल है वो सेल डेथ कर लेगी, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस के अंदर जाके खुद को खत्म कर देगी। लेकिन कैंसर सेल्स इस चीज़ को सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, जो आपकी कैंसर सेल्स हैं उनके अंदर फीचर्स हैं जो कि उनको अलाउ करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो सेल स्ट्रेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए क्रोमोसोम ब्रेकेज, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक नॉर्मल सेल क्रोमोसोम ब्रेकेज को नहीं संभाल सकती। DNA डैमेजेस, एक नॉर्मल सेल ज़्यादा अगर DNA डैमेज होता है तो वो उसको नहीं संभाल पाएगी, ठीक है। जेनेटिक इंस्टेबिलिटी, जो कि हमने ऊपर डिस्कस की थी, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी को भी एक नॉर्मल सेल काउंटर नहीं कर सकती। सेल स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि आपके बहुत ज़्यादा अगर आपके पास ऑक्सीजन फ्री रेडिकल हों तो उसकी वजह से आपको ऑक्सीजन स्ट्रेस आ सकता है, या और भी किसी भी तरह का सेल स्ट्रेस आता है, तो उसको नॉर्मल जो सेल्स हैं वो उसको काउंटर नहीं कर सकती। और वो एक सिंपल सा, क्योंकि वो सेल्फलेस हैं, उन्हें खुद की सर्वाइवल से ज़्यादा बॉडी के सर्वाइवल की फिक्र है, वो खुद को खत्म कर लेंगे। लेकिन कैंसर सेल्स, they can survive chromosome breakage, they can survive DNA damage, they can survive genetic instability, they can survive oxidative stress, they can survive any kind of cell stress। तो बेसिकली ये अवॉइड करती हैं किस चीज़ को? एपोप्टोसिस को। सो अगर ये चीज़ें आपको कैंसर सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगी तो कैंसर सेल्स क्या करेंगी? दे विल अवॉइड एपोप्टोसिस, जो कि एक नॉर्मल सेल का सिंपल सा तरीका है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, हालांकि दो तरीके से भी इसको अलग अलग तरीके से काउंटर किया जा सकता है। लगा लीजिए एक कैंसर सेल के अंदर ये दोनों सिनेरियो, ये सारे सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो जो ये सेल कैंसर सेल्स हैं ये नॉर्मली डिवाइड करती रहेंगी लेकिन अवॉइड करेंगी किसको? एपोप्टोसिस को, जो कि मैंने ऊपर भी मेंशन किया था। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये अपने सेल डिवीजन की रेट और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। पहले ही अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है तो ये इंक्रीज सेल डिवीजन शुरू कर देंगे, मतलब सेल्स डिवाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि नॉर्मल एपोप्टोसिस होती रहेगी। अब आप कहेंगे ये क्या बात है? अरे भैया बात सीधी है, इन्हें सर्वाइव करना है। मान लीजिए कि ये एक दिन में 1000 सेल बना रही हैं और उनमें से 100 सेल अगर एपोप्टोसिस की वजह से मर भी जाती हैं तो भी कोई खास फर्क पड़ा नहीं है यहाँ पे। तो ये भी तरीका हो सकता है आपको स्ट्रेस से बचने का, और ये तरीका भी हो सकता है सेल्फ स्ट्रेस से बचने का। ओके, नेक्स्ट चीज जो है उसको बोलते हैं, यू कैन से सेल के ऊपर एक लिमिट होती है। जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला, दैट इज गोइंग टू बी द सेल प्रोलिफरेशन लिमिट। ये बेसिकली एक लिमिट है जो बताती है कि एक सेल कितनी बार डिवाइड कर सकता है। बेसिकली इसका दूसरा नाम भी है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट के नाम पे है, इसको बोलते हैं द हेफ्लिक्स लिमिट। तो
इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो क्रोमोसोम का एंड होता है, एक क्रोमोसोम बना लेते हैं। ओके, ये क्रोमोसोम नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम, जो ये इसके एंड्स होते हैं ना क्रोमोसोम के, ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं टेलोमियर, इधर भी और इधर भी। जब भी रेप्लिकेशन होती है तो आपने अगर आप एक समस्या आती है जिसको बोलते हैं द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ये मैंने, अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, मैंने इसको अलग से वीडियो बनाई है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो आपके जो एंड्स हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। मतलब कि कितने छोटे, मतलब इतने कि एक सेल जो है मैक्सिमम 50 से 60 बार ही डिवाइड कर सकती है। उसके बाद होगा क्या कि सेल के अंदर, क्योंकि और भी आगे भी ज़्यादा कटने लग जाएगा ना, ये जितना ज़्यादा एक सेल डिवाइड करेगी उसके क्रोमोसोम छोटे होते जाएंगे ड्यू टू एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अब इससे बचने के लिए एक यूजुअली तो ये एक लिमिट है कि एक सेल कितनी बार डिवाइड कर सकती है। कैंसर सेल्स के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। कैंसर सेल्स क्या करती हैं, उनके अंदर दो तरीके हैं इस लिमिट से बचने के लिए। So the first method for you can say overcoming the cell proliferation limit is using the enzyme telomerase, but there are other methods. For example, the second method that we use is the ALT method. The ALT stands for alternative lengthening of the telomere. It means that we are going to use some other mechanism to increase the length of the telomere. For example, we can use the homologous recombination. So basically यहाँ पे हम homologous recombination का use करके telomere की length बढ़ाएंगे, और यहाँ पे इस मेथड में एक एंजाइम का यूज करके हम टेलोमियर की लेंथ बढ़ाएंगे। बेसिकली पॉइंट ये है कि जो टेलोमियर है उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द कैंसर सेल्स विल बिकम बायोलॉजिकली इमोर्टल। देखिए बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी नॉर्मल इमोर्टैलिटी से अलग है। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ इमोर्टल है, इसका मतलब वो चीज़ अमर है, वो मर ही नहीं सकती। लेकिन बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी का मतलब है कि वो चीज़ बार बार, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी सेल की बात करूं तो किसी सेल को हम बायोलॉजिकली इमोर्टल तब कहेंगे जब वो मरे ना, बार बार डिवाइड करता रहे, बार बार डिवाइड करता रहे। सो सिंपली इमेजिन कीजिए कि आपके सेल कभी भी डिवीजन नहीं रोकते हैं, तो आप बायोलॉजिकली इमोर्टल हो सकते हैं। इसका मतलब कि आपकी मृत्यु अपने आप तो नहीं होगी, हालांकि अगर कोई आपको मार दे तो ऑब्वियसली आप मर जाएंगे। तो बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी का सिंपल मतलब ये है कि द एबिलिटी टू अवॉइड रेप्लिकेटिव सेनेसेंस। रेप्लिकेटिव सेनेसेंस जो कि हमने अभी डिस्कस की थी कि 50 से 60 बार डिवाइड करने के बाद एक सेल और डिवाइड नहीं कर सकती, इस चीज़ को बोलते हैं रेप्लिकेटिव सेनेसेंस। यहाँ पे मेंशन भी है। तो अगर आप रेप्लिकेटिव सेनेसेंस को अवॉइड कर दें और एक एबिलिटी अचीव करें जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड सेल डिवीजन कर लें, तो आप कहलाएंगे बायोलॉजिकली इमॉर्टल। ओके, सो ये था आपका हेफ्रिक्स लिमिट एंड द सेल प्रोलिफरेशन लिमिट। The next thing that we need to discuss is what we call the tumor microenvironment. तो आइए इसको एक बार देखते हैं ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट को। देखिए जब हम ट्यूमर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ट्यूमर जो है कैंसर सेल्स का ही एक गुच्छा है, जो कि करेक्ट है। लेकिन कैंसर सेल्स के साथ साथ ट्यूमर जो है एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सी अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कैंसर सेल्स हैं जो आपको रेड कलर में दिख रही हैं, ये कैंसर सेल्स हैं। जो ये स्लाइटली पिंकिश कलर में है ये प्रीकर्सर ऑफ कैंसर सेल्स हैं। मतलब कि पहले कैंसर म्यूटेशन इनमें आई थी, फिर एक और म्यूटेशन आने की वजह से ये नाउ दे हैव चेंज्ड। सो ये आपके दो तरह के कैंसर सेल्स हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ और भी सेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एंडोथेलियल सेल्स होती हैं जो ये आपको दिख रही होंगी यहाँ ग्रीन कलर में, ये आपकी एंडोथेलियल सेल्स हैं। उसके साथ पेरिसाइट्स हैं। पेरिसाइट बेसिकली आपके स्मूथ मसल सेल्स की तरह होती हैं, वास्कुलर स्मूथ मसल सेल्स इनको बोलते हैं। इसके साथ साथ फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, डब्ल्यूबीसी भी होती हैं, लिम्फेटिक सेल्स भी देखने को मिलेंगी आपको, और इन्फ्लेमेटरी डब्ल्यूबीसी जो कि यहाँ पे मैं मेंशन कर ही चुका हूँ। तो ये अलग अलग तरह की सेल्स जो हैं वो आपके स्ट्रोमा के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इनमें से फॉर एग्जांपल तो एंडोथेलियल सेल्स हैं और जो पेरिसाइट्स हैं, इन दो का काम होता है कि ट्यूमर को सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। तो ये जो है आपकी सेल्स हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। इसी के साथ साथ ये जो बाकी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्यूमर के अंदर से कैंसर सेल्स को निकाल दूं और ये जो बाकी सेल्स बची, ये मिलके एक चीज बनाती हैं जिसको बोलते हैं ट्यूमर स्ट्रोमा। ओके, तो ये क्या है, ट्यूमर स्ट्रोमा, मतलब कैंसर सेल्स के आसपास का एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं ट्यूमर स्ट्रोमा। और ये जो आपकी सेल्स हैं एंडोथेलियल सेल्स, पेरिसाइट, फाइब्रोब्लास्ट
और WBCs वगैरह, ये इनको कहते हैं हम स्ट्रोमल सेल्स। ये क्या कहलाएंगी? स्ट्रोमल सेल्स। देखिए स्ट्रोमल सेल्स जो है ये काफ़ी ज़रूरी होती हैं आपकी जो कैंसर सेल्स हैं उनके प्रोलिफरेशन के लिए। ये दो काम करती हैं। पहली बात तो दे विल प्रोड्यूस सिग्नल्स, ये ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिनसे कैंसर सेल को प्रमोट किया जाता है बार बार रेप्लिकेट करने के लिए। ये प्रोटीएजेस भी जो हैं आपके रिलीज करती हैं। प्रोटीएजेस ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन्स को यू कैन से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो प्रोटीएजेस का फंक्शन होता है जो आपका ECM, मतलब कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, मतलब सेल्स के बाहर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उसकी रीमॉडलिंग, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली हमारी जो कैंसर सेल जो ट्यूमर है वो बड़ा होता जा रहा है, तो हमें उसके आसपास के एरिया को मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो प्रोटीएजेस हैं वो भी स्ट्रोमल सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये था आपका ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं दैट वी नीड टू डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट चीज जो है वो है आपकी द मेटास्टेसिस। जो मेटास्टेसिस है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार। मेटास्टेसिस की अगर मैं बात करूं, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस बाय विच द कैंसर सेल्स कैन स्प्रेड फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर, जिसको हम प्राइमरी ट्यूमर भी कहते हैं, ओरिजिनल ट्यूमर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ पे मान लीजिए इस सेल के अंदर म्यूटेशन आई, इस सेल के अंदर म्यूटेशन आने से ये आपके पास पहला ट्यूमर आया, इसको हम कहेंगे प्राइमरी ट्यूमर या ओरिजिनल ट्यूमर। तो जब आप प्रोसेस जिसके थ्रू जो ट्यूमर है वो इस जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है और एक सेकेंडरी ट्यूमर बना सकता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। इस प्रोसेस में 4 अलग अलग स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हैं: लोकल इन्वेजन, सर्कुलेशन, एक्सट्रावेसेशन, कॉलोनाइजेशन। तो देखिए आइए इन स्टेप्स को सबसे पहले समझते हैं। तो ये आपका जैसे कि यहाँ पे बेनिन ट्यूमर है, आपका प्राइमरी ट्यूमर है। लोकल इन्वेजन का मतलब है यूजुअली, देखिए अभी तो ये सिर्फ नॉर्मल लोकेशन पे ही प्रेजेंट है। जो बेसल लेमिना है, एपिथेलियल सेल्स का ये ट्यूमर है, जब ये अपने आसपास के यहाँ के लोकल इन्वायरमेंट में इन्वेड करने लग जाए तो इस प्रोसेस को बोलेंगे लोकल इन्वेजन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकल इन्वेजन मतलब सेल्स जो है वो अपने आसपास के टिश्यू में घुसने लगी। तो ये था आपका पहला स्टेप। उसके बाद इसके ऑब्वियसली हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज जो हैं बहुत सारी प्रेजेंट हैं। जब आपकी ट्यूमर सेल ब्लड कैपिलरीज के अंदर इन्वेड करने लग जाएं तो ये भी आपका एक तरह का लोकल इन्वेजन है, मतलब जहाँ पे आप आसपास के जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर इन्वेड करते हैं। तो वो फिर क्या करेंगे कि ब्लड के अंदर सेल्स जो है वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? सर्कुलेशन। तो सेल्स हमारी जो ट्यूमर सेल्स हैं, जिनको मैंने यहाँ पे CTC भी लिखा है, मतलब सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, ऐसी सेल्स जो ऐसी ट्यूमर सेल्स जो कि सर्कुलेशन में है उनको कहा जाता है सर्कुलेटरी ट्यूमर सेल्स या फिर CTCs। अब जो ट्यूमर सेल्स हैं, देखिए सर्कुलेशन में ब्लड के अंदर सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें लगता है कि काफ़ी आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ब्लड जो है, ब्लड के अंदर बहुत सारी WBCs होती है। तो आमतौर पे सर्वाइवल रेट आपका रहता है 1 in 1000, मतलब 1000 में से सिर्फ एक ट्यूमर सेल्स ऐसी होती है जो सर्कुलेशन के दौरान जीवित रह पाती है, अदरवाइज उसको डेथ हो जाती है। क्योंकि देखिए समझने वाली बात यह है कि हालांकि कैंसर सेल्स जो हैं वो बार बार डिवाइड कर सकती हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कैंसर सेल्स जो अभी आई हैं वो इस इन्वायरमेंट के लिए हैं, वो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेड है। अगर आप उसको ब्लड में डालेंगे, ब्लड में इन्वायरमेंट अलग है, इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से सेल्स जो है वो अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाती। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होता है? एक्स्ट्रावेसेशन। बेसिकली मीन्स कि कैंसर सेल्स फॉर एग्जांपल यहाँ से चल रही हैं और चलते चलते वो फाइनली यहाँ पे, ये हमारा कोई सेकेंडरी टिश्यू है, यहाँ पे आप जो सेल्स हैं वो पहुँच गए हैं। तो कैंसर सेल बेसिकली आप जो कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनके साइड में ऐसे चिपक जाती हैं, ओके, स्टिक कर जाती हैं बेसिकली। और अब क्योंकि इनको बहुत टाइम हो चुका है, ये नए एरिया में पहुंच चुके हैं, अब इनका काम है कि किसी तरीके से इस सर्कुलेशन से बाहर निकला जाए, इस ब्लड वेसल से बाहर निकला जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाला काम हो चुका है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन, जहाँ पे जो ट्यूमर सेल्स हैं, जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स हैं, वो सर्कुलेशन से बाहर निकलती हैं। तो इस प्रोसेस में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाहर निकल के इन्होंने यहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर ली है। लेकिन देखिए ये कॉलोनाइजेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। यूजुअली आपको नए इन्वायरमेंट, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी एक एपिथेलियल टिश्यू से, है ना?
और आप लगा लीजिए ये लिवर में आप आ चुके हैं और लिवर की कंडीशंस बिल्कुल अलग है, तो आपको अडेप्ट करना पड़ता है। अडेप्ट करने के लिए यहाँ पे जब आप एक्स्ट्रा वेजिटेशन करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी अडेप्टेशन की जरूरत होती है। इसी के साथ साथ एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो ये जो बना है इसको बोलते हैं माइक्रो ट्यूमर। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो सेल्स हैं ये हो सकता है कि डोरमेंट रहें आपकी बॉडी में काफी समय के लिए, क्योंकि नया इन्वायरमेंट है, इनको अडेप्ट करने में समय लग रहा है, क्या पता ये एक सर्वाइवल मोड में चली गई हैं, क्योंकि हो सकता है लगा लीजिए कि आपके लिवर में जो है इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है या इन्वायरमेंट कैंसर सेल्स के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि ये सेल्स जो है डोरमेंट रहेंगी, मतलब कुछ समय के लिए अपने आप को शो नहीं करेंगी। मतलब कि जैसा आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि ओके अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, तो ये अंडरग्राउंड हो जाती है कभी कभी यूजुअली। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डोरमेंट माइक्रोमेटास्टेसिस, मतलब कि मेटास्टेसिस हो चुकी है लेकिन होने के बाद जो नया ट्यूमर बना है वो अभी तक पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो एक डोरमेंट फेज में। ये थोड़ा सा समय लेंगी और समय लेने के बाद ये अपना सेकेंडरी ट्यूमर यानी कि नया ट्यूमर नई जगह पे बसा देंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। तो ये आपके कुछ इस तरीके से स्टेप्स होते हैं बेसिकली। हालांकि जो मेटास्टेसिस है इट इज़ अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इतना आसान नहीं होता दूसरी जगह पे जाके सर्वाइव करके सेटल करके कॉलोनी बसाना। तो ये चीज़ है। इसी के साथ ये हमारा बेसिकली यू कैन से मेटास्टेसिस है। और इसके बाद आइए एक बार समरी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कैंसर सेल्स की। सबसे पहले तो यही है कि दे हैव अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ऑब्वियसली दे हैव अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। इनका जो बायोसिंथेसिस का मेथड है, मतलब कि हमने पढ़ा भी था कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैंसर सेल्स के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि वारबर्ग इफेक्ट क्या था। तो ये बेसिकली आपका पहला प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की, दैट दे हैव अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ड्यू टू एबनॉर्मल बायोसिंथेसिस एंड वारबर्ग इफेक्ट। सेकंड, डिसरिगार्ड फॉर सेल डिवीजन रेगुलेशन, मतलब कि जो आपके सेल रेगुलेशन के जो यू कैन से सेल डिवीजन के रेगुलेटर्स होते हैं जो कि हर नॉर्मल सेल पे, हर नॉर्मल सोमेटिक सेल पे अप्लाई करते हैं, वो कैंसर सेल्स पे अप्लाई नहीं करेंगे। अनदर प्रॉपर्टी, इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस। कोई भी सेल हमारी बॉडी की सोमेटिक सेल्स जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होती हैं वो यूजुअली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, क्योंकि यूजुअली फॉर एग्जांपल लगा लीजिए ये दो सेल्स हैं तो ये दो सेल आपस में कनेक्टेड होती हैं। कैंसर सेल्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। कैंसर सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती, अगर होती भी हैं तो लूजली कनेक्टेड होती हैं। तो उनके लिए दूसरी जगह पे इन्वेजन करना या फिर मेटास्टेसिस करना काफ़ी आसान होता है। अनदर थिंग, अडेप्टेशन टू स्ट्रेस। बेसिकली इट मीन्स कि देखिए जो कैंसर सेल्स हैं वो हाईली अडेप्टिव होती हैं। नॉर्मल बॉडी में अगर कोई स्ट्रेस आता है, मान लीजिए कि आपकी सेल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम एक सेल लेते हैं, इस सेल के अंदर ये एक नॉर्मल सेल है, मैं ग्रीन कलर में शो कर रहा हूँ यहाँ पे। और इस सेल के अंदर इमेजिन कीजिए कि, और एक रेड सेल भी लेते हैं, ये कैंसर सेल हो गई हमारी। तो मान लीजिए कि जो ग्रीन सेल है इसके अंदर आपकी जो रेप्लिकेशन फोक है वो रुक गई है, तो ये जो है हाईली स्ट्रेस में चली जाएगी सेल। और इनफैक्ट अगर आप उस रेप्लिकेशन फोक को यू कैन से दोबारा से चालू नहीं कर पाते हैं तो सेल डेथ भी हो सकती है। लेकिन कैंसर सेल्स जो है इस चीज के लिए हाईली अडेप्टेड होती हैं। लगा लीजिए सेम कंडीशन, यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक यहाँ पे भी यू कैन से रुक जाती है, स्टक। ओके, तो इस सिनेरियो में सेल स्ट्रेस में जरूर जाएगी लेकिन सेल डेथ नहीं होगी। यूजुअली म्यूटेशंस होती हैं या क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस होती हैं, तो ये चीज़ जो है ये कैंसर सेल्स के लिए नहीं है। अनदर थिंग कि जो आपकी ये कैंसर सेल्स हैं ये अडेप्ट कर जाती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं एपोप्टोसिस, मतलब कि जो आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। मैंने आपको बताया था सोमेटिक सेल्स हाईली सेल्सलेस सेल होती हैं, उनके लिए शरीर पहले आता है, खुद बाद में आती है। तो अगर उनकी वजह से उन्हें लग रहा है कि उनकी वजह से बॉडी को कोई खतरा हो सकता है तो वो अपने आप को खत्म कर देते हैं, एपोप्टोसिस। लेकिन कैंसर सेल्स आर हाईली सेल्फिश, उनके वो रेजिस्टेंट होती हैं एपोप्टोसिस से, वो एपोप्टोसिस नहीं करती हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो कैंसर सेल्स की हमने देखी थी वो थी जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक इंस्टेबिलिटी। मतलब कि क्योंकि देखिए कैंसर सेल्स के अंदर म्यूटेशन रेट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि उनका डीएनए रिपेयर सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है। सो ड्यू टू दीज हाई म्यूटेशन रेट्स the cancer cells are genetically unstable. लास्ट, इवेजन फ्रॉम द रेप्लिकेटिव सेनेसेंस। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल सेल यूजुअली 50 से 60 बार रेप्लिकेशन कर सकती है, उसके बाद वो जो है रेप्लिकेटिव सेनेसेंस में चली जाती है, मतलब उसके बाद वो और डिवीजन नहीं कर सकती। कैंसर सेल्स इसके लिए, मतलब कैंसर सेल्स के पास इलाज है। इलाज क्या है कि वो टेलोमियर को मेंटेन कर सकती हैं।
इसके दो मेथड हैं, या तो आप टेलोमरेज एंजाइम का यूज करें या फिर आप अल्टरनेटिव लेंथनिंग ऑफ टेलोमरेज करें यूजिंग द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ से एक सवाल छोटा सा और भी उठता है। सवाल ये उठता है कि सर हम जो है जाइगोट से बने, और जाइगोट जो है वो एक सेल है, और हमारी बॉडी में लगभग 10⁻14 सेल्स होते हैं एडल्ट बॉडी में। स्टार्ट हुआ सब जाइगोट से, एक सेल से, और अब हमारे पास इतनी सेल्स हैं। तो सर ये अगर एक सेल 50 से सिर्फ 60 बार ही डिवाइड कर सकती है, जिसको हमने हेफ्लिक्स लिमिट या फिर सेल प्रोलिफरेशन लिमिट कहा था, तो हम कैसे बने? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो आपके स्टेम सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, आपकी एडल्ट बॉडी में भी स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स के अंदर भी टीलोमरेज होता है, इनके अंदर टीलोमरेज होता है। कैंसर सेल्स में भी टीलोमरेज होता है, यहाँ पे भी, और स्टेम सेल्स के अंदर भी टीलोमरेज होता है। फर्क बस इतना है कि स्टेम सेल्स जो हैं ये दीज आर हाईली रेगुलेटेड, so that's why one zygote, one cell can basically form 10⁻14 cells, okay, by the help of the enzyme named telomerase. टीलोमरेज क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट टेक्स केयर ऑफ द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अगर आप एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी रेप्लिकेशन पे जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि टीलोमरेज क्या है, कैसे काम करता है, और एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है। हेफ्लिक्स लिमिट को भी हमने डिस्कस किया है। सो ये यहाँ पे हम और करते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी वो होगी आपके कैंसर क्रिटिकल जीन्स पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो जो हम रखने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी कैंसर क्रिटिकल जीन्स, जिसके अंदर हम बेसिकली जो आपके दो तरह के जीन्स होते हैं हमारे पास जो कैंसर के लिए बेसिकली कारण बनते हैं। आपके पास होते हैं ऑन्कोजीन्स, और दूसरे होते हैं आपके पास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके पास होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। सो ये बेसिकली दो तरह के जीन होते हैं, इनमें बहुत से एग्जाम्पल भी हैं जो कि कारण बनते हैं कैंसर के पीछे, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा होने वाला है नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। जो उससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके पास आएँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्या क्या तरीके हैं जिसका यूज़ करके हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कर सकते हैं। इनमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग मेथड्स। देखिए अब तक जो वीडियो थी वो उसमें हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, लेकिन जो कैंसर क्रिटिकल जीन्स वाली वीडियो ये थोड़ी सी एडवांस होने वाली। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मैं कहूँगा कि सिर्फ आप सीनियर सेकेंडरी तक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सिर्फ यही वीडियो काफ़ी है। अगर आप मास्टर्स, बैचलर्स या हायर एजुकेशन में हैं तो आपको खासकर ये वीडियो जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, और इस पे भी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो इसी के साथ आज के समाचार यहीं पे समाप्त करते हैं। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.